इवोल्यूशन बायोलॉजी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्रम विकास अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं और इसका ये दूसरा क्लास है। ये इसका दूसरा क्लास है, सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक विकास और इससे आगे के कहानी के बारे में, आगे की जानकारी के बारे में। रासायनिक विकास, केमिकल इवोल्यूशन। आदि परिस्थितियों में कम से कम 6 प्रकार के कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण हुआ होगा जो जीवन के आधार बने। अतः इन कार्बनिक यौगिकों को पूर्वजीवी यौगिक कहते हैं। पूर्वजीवी यौगिक, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था कि कम से कम जीव बनने से पहले कम से कम 6 पदार्थ या 6 कार्बनिक यौगिक का निर्माण जरूर हुआ होगा, जिससे या जिसके आपसी संयोजन से किसी जीव का निर्माण हुआ होगा। ऐसे यौगिक को, ऐसे कार्बनिक यौगिक को पूर्वजीवी यौगिक कहते हैं, अर्थात इसी यौगिक की सहायता से जीव का निर्माण संभव हो सका होगा। ये पूर्वजीवी यौगिक अग्रलिखित है। पहला है शर्करा, दूसरा ग्लिसरॉल, तीसरा फैटी अम्ल, इसको वसीय अम्ल भी कहा जाता है। वसीय अम्ल भी कहा जाता है। एमिनो अम्ल, प्यूरीन और पैरिमिडीन, ये 6 ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिसकी सहायता से किसी जीव का निर्माण संभव हो सका होगा। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक मत, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखते हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट में लोगों का या वैज्ञानिकों का किस प्रकार के विचार थे कि वास्तव में किसी जीव का निर्माण कैसे हुआ होगा, इनका क्या आधार था, इनका कैसा परीक्षण और प्रयोग था। आइए देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों को कल्पना कर सकते हैं कि सर्वप्रथम जीव डीएनए एवं आरएनए की पट्टी ही थी। अर्थात अगर हम देखें किसी भी शरीर के निर्माण में तो सबसे छोटा भाग डीएनए और आरएनए ही है। डीएनए और आरएनए ही है। इस डीएनए और आरएनए का निर्माण शर्करा, सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार से हुआ है। तो कहा गया कि प्रारंभिक में हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि जो पहला जीव होगा वह डीएनए आरएनए की पट्टी ही थी, जो एंजाइमों की सहायता से रेप्लिकेशन किया, और यह प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। अर्थात एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण हुआ या एक से अधिक जीव का निर्माण हुआ। अब इसकी स्थिति देखिए। पहला स्टेप कहता है कि न्यूक्लिक एसिड की एक पट्टी बनी होगी। सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड बोले तो आरएनए या फिर डीएनए की पहले एक पट्टी बनी होगी। इसके बाद पूरक न्यूक्लियोटाइड की प्रथम पट्टी के समांतर संश्लेषण हुआ होगा। अर्थात एक डीएनए का लरी बना और इसके साथ साथ एक पूरक डीएनए का स्ट्रैंड भी बना होगा। बहुलीकरण के द्वारा पूरक न्यूक्लियोटाइड से पट्टी का निर्माण हुआ होगा। अर्थात इसमें हुआ रेप्लिकेशन। जिससे एक डीएनए से दूसरा डीएनए भी निर्मित हुआ। प्रथम पट्टी की नई पूरक पट्टी अलग हो गई होगी। मतलब ये जो ओल्ड वाला था, येलो कलर का ओल्ड वाला, इससे रेड कलर का न्यू डीएनए बनकर एक दूसरे से अलग हो गया। इस पट्टी के चारों ओर जीव द्रव और झिल्ली का निर्माण हुआ होगा। मतलब ये रहा डीएनए। अब इस डीएनए के चारों तरफ कहा गया कि जरूर जीव द्रव बना होगा। चारों तरफ जीव द्रव बना होगा और जीव द्रव बनने के बाद एक पट्टी का निर्माण जरूर हुआ होगा, और इसी को हम लोग प्रारंभिक जीव कहते हैं। ऐसा केमिकल इवोल्यूशन मानने वाले वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था या ऐसा कहना था। पहले देखते हैं हम लोग पूर्वजीवी, प्रोटोबायंट्स, मतलब प्रारंभिक अवस्था में जीव कैसा था। प्रथम आदि जीव का निर्माण समुद्र में उपस्थित बड़े बड़े न्यूक्लियो प्रोटीन अणु से हुआ है। अर्थात जो रासायनिक विकास में कहा गया वे बातें सच हो रही है। अर्थात पहले क्या बना होगा, डीएनए और आरएनए बना होगा, जो हम लोग यहाँ देखें। पहले क्या हुआ, डीएनए और आरएनए बना होगा, ये रेड कलर में। उसके बाद क्या हुआ, इसके चारों तरफ आप येलो कलर में देखें, इसके चारों तरफ क्या हुआ होगा, जीव द्रव का निर्माण हुआ होगा। और जब जीव द्रव बन गया होगा तो इसके चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण
हो गया होगा, एक झिल्ली का निर्माण इसके चारों ओर हो गया होगा। क्लियर? ये न्यूक्लियोप्रोटीन समूह अपने चारों ओर के वातावरण से पोषक पदार्थ को अवशोषित कर लिया, जिससे जनन की क्षमता उत्पन्न हो गई। अर्थात ये जो सेल्स है इसमें क्या हुआ, जनन की क्षमता विकसित हो गई। अर्थात एक कोशिका से कई कोशिका, एक जैसे कोशिका है तो इस कोशिका से कई कोशिका का निर्माण संभव हो सका, कई कोशिका का निर्माण संभव हो गया। इन अणुओं के समूह से वर्तमान समय के वायरस से अधिक मिलता है। मतलब जिस समय ये कोशिका बना होगा उसकी संरचना को देखे, उसके गुण को देखे, और अभी जो वायरस है इसके गुण को देखे तो बिल्कुल हूबहू बराबर होता है। अर्थात वायरस से अधिक मिलते जुलते हैं। अर्थात वायरस ही आदि जीवी की परिकल्पना के अत्यंत निकट है। अर्थात लोगों का, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सबसे पहले पृथ्वी पर वायरस जैसा ही जीव बना होगा, वायरस जैसा ही जीव बना। अगला हेडिंग है प्रथम कोशिका, पहला सेल किस प्रकार बना होगा, आइए देखते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन अणु के चारों ओर प्रोटीन के अलावे कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ एकत्रित हुए, जिसके फलस्वरूप चारों ओर से एक पटल झिल्ली द्वारा घिर गए और वातावरण से पृथक हो गए। इसे प्रथम कोशिका या फर्स्ट सेल कहते हैं। कहने का मतलब पहले था ये डीएनए और आरएनए, और इस डीएनए आरएनए के बाद आया जीवधर्म, इसके चारों तरफ से इसको घेर लिया और लास्ट में बन गया क्या, झिल्ली, और यही था क्या, फर्स्ट सेल। यही था क्या, फर्स्ट सेल। पहली कोशिका की संरचना इसी प्रकार से थी। इस प्रथम कोशिका में जीव के गुण विद्यमान थे तथा न्यूक्लियोप्रोटीन के द्वारा ही जनन क्या होता था, जनन, उत्परिवर्तन एवं विकास प्रदान किए गए। तीन चीजें, तीन गुण है, जनन, उत्परिवर्तन और विकास। ये समुद्र से अपना भोजन प्राप्त करते एवं कच्चे पदार्थों का संश्लेषण शरीर के अंदर के रचना के द्वारा होता था। भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे, तो समुद्र से। इसीलिए ये क्या थे, परपोषी थे, हेटेरोट्रॉप्स थे, ये दूसरे पर निर्भर थे, आश्रित थे, इसीलिए इसे परपोषी। प्रथम जीव जो बना वह परपोषी ही था। जीव के क्रम में ये धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव हो गए, और भी इसमें विकास होता गया और यह एक कोशिकीय जीव हो गया, अर्थात एक कोशिका वाले जीव हो गए। आदि कोशिका के चारों ओर वातावरण से कुछ अणु एकत्रित हो गए, जिससे कोशिका द्रव तथा कोशिका झिल्ली का निर्माण हुआ। न्यूक्लियोप्रोटीन के बाहर के झिल्ली से केंद्रक का निर्माण हुआ और इस प्रकार यह आधुनिक कोशिका के समान था। अर्थात ये जो कोशिका बना है, यहाँ जो कोशिका बना, कुछ समय के बाद जब और विकास होता गया तो इस झिल्ली के बाहर भी एक केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो गया, और ये अभी के आधुनिक कोशिका अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका के समान है। किसके समान है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के समान है, यूकैरियोटिक कोशिका के समान है। इस अजीवी से जीव की उत्पत्ति में लगभग 2 अरब वर्ष लग गए। अर्थात ये यूकैरियोटिक सेल के निर्माण में लगभग 2 अरब वर्ष लग गए। कितने वर्ष, 2 अरब वर्ष लग गए। अगला टॉपिक, आदि जीव का विकास, इवोल्यूशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। प्रारंभिक अवस्था में जो पहला जीव था वह किस प्रकार का था, आइए देखते हैं। आदि समुद्र में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे, जिसके कारण आदि जीव परपोषित और अत्यंत सरल थे। परपोषित मतलब अपना भोजन बाह्य वातावरण पर निर्भर था या बाह्य वातावरण से प्राप्त करता था। परपोषित सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम दैनिक क्रियाओं के लिए मुक्त ऊर्जा किण्वन द्वारा प्राप्त हुई। मतलब जो कोशिका बनी वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती थी, तो किण्वन के द्वारा। वह ऊर्जा प्राप्त करती थी किण्वन के प्रक्रिया के द्वारा, फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा प्राप्त करती थी। किण्वन के लिए यौगिक जब समाप्त हो गए तब ऐसे जीवों का विकास संभव हो गया जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर सके। इसे प्रकाश संश्लेषण या स्वपोषी जीव कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण या स्वपोषी जीव कहते हैं। देखिए, जैसे एक कोशिका बना, अब ऐसा ही कोशिका जहां किण्वन हो रहा था, जहां किण्वन हो रहा था तो वह परपोषी ही रह गया। जहां किण्वन हो रहा था
तो वो परपोषी हो गया, और जहां किण्वन बंद हो गया तो वो हो गया स्वपोषी। जहां किण्वन बंद हो गया तो ये कोशिका क्या किया, खुद को डेवलप कर लिया, खुद को विकसित कर लिया अपना ही भोजन बनाने में। आदि प्रपोषित जीव में उपापचयी प्रक्रियाओं के द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव हो सकी। जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया जाता है वही वातावरण में जाकर के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण जीवों में हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका निर्माण मैग्नीशियम और पारफायरिन से होता है। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का निर्माण किन किन अवयवों से होता है, तो वो है मैग्नीशियम और पारफायरिन। मैग्नीशियम और पारफायरिन से क्लोरोफिल का निर्माण होता है। इस प्रकार परपोषित जीव में पारफायरिन नामक रसायन नहीं पाया गया, जबकि स्वपोषित जीवों में पाया जाता है। जो स्वपोषित जीव होते हैं उसमें पारफायरिन पाया जाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और जो परपोषित जीव होते हैं उसमें पारफायरिन नहीं पाया गया क्योंकि वह भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त ऑक्सीजन वातावरण में एकत्र होने लगा और ऑक्सीश्वसन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो गया। ऑक्सीश्वसन मतलब वैसा जीव जो ऑक्सीजन को सांस लेने की प्रक्रिया में ग्रहण करता हो और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीश्वसन। वायुमंडल में ऑक्सीजन के एकत्र होने से जीवित प्राणी ऑक्सीश्वसन के लिए समुद्र से बाहर आ गए। अभी तक जो जीव या कोशिका बन रहा था वह बन रहा था समुद्र में, और जैसे ही बाहरी वातावरण ऑक्सीश्वसन के लिए अनुकूल हुआ तो समुद्र से जीव कहाँ आ गए, बाहर आ गए, बाहरी वातावरण में अर्थात स्थल पर आ गए। वायुमंडल का ऑक्सीजन ऊपर उठकर 3 परमाणु आपस में संयोजित होकर ओजोन का परत बना लेता है। ये बनाता है O3। 3 परमाणु ऑक्सीजन का मिल जाता है जिसे हम लोग ओजोन कहते हैं, जो एक परत बना लेता है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस ब्रह्मांड में ही भेज देता है, उसको पृथ्वी पर आने नहीं देता है। इससे पहले सूर्य की पराबैंगनी किरणों को समुद्र के जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था। जब ये ओजोन की परत नहीं थी तब जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती थी उसे समुद्र के जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था। इन सभी परिवर्तनों के कारण ही पृथ्वी एवं वायु पर जीवन संभव हो सका, इसलिए इसे ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को बाहरी वातावरण में छोड़ा गया तो वह ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन परत का निर्माण करता है, जो परपोषी जीवों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। इन सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप जीव के द्वारा ही उसी प्रकार के नए जीवों का उत्पन्न होना संभव हो सका और स्वतः जनन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। स्वतः जनन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अर्थात जिस प्रकार का जीव होगा वह जनन की क्रिया द्वारा नए जीव का निर्माण करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा जनन के द्वारा, अर्थात स्वतः जनन की प्रक्रिया गलत साबित हो गई या बंद हो गई, ऐसा नहीं होता है। प्रथम जंतु, अगला टॉपिक है प्रथम जंतु। प्रथम जंतु यह एक अविकसित पौधा था। प्रारंभिक अवस्था में ऐसा लोगों का मानना है कि पहले जो था वह प्लांट ही था जो समुद्र से पृथ्वी पर या स्थल पर आया था। वह अविकसित पौधा था जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा शर्करा के संश्लेषण करने में असमर्थ था, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही थी। था तो ये पौधा, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही थी। यह मुख्य रूप से हरे पौधे पर आश्रित और शर्करा अणुओं का उपचयन करना पड़ा, जिसके लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन लिया गया। मतलब इस अविकसित पौधा के द्वारा वातावरण से या पौधा से क्या लिया गया, शर्करा लिया गया, शर्करा लिया गया और वातावरण से लिया गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने के बाद इस शर्करा का क्या हुआ, विखंडन हुआ। इस शर्करा का विखंडन हुआ। विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, तो ऊर्जा की प्राप्ति की गई। ग्लूकोज के विखंडन या शर्करा के विखंडन से ही उसको ऊर्जा की प्राप्ति हुई। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पुनः शर्करा अणु टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो गया, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के विपरीत था। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के विपरीत था। जैसे
आप ग्लूकोज को देखें, एक शर्करा है C6H12O6 प्लस 6O2। अगर यहाँ पर इस ग्लूकोज का विखंडन हुआ है तो उस क्रिया में, क्योंकि ये ऑक्सीश्वसन की क्रिया है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है, तो ग्लूकोज का विखंडन हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बना क्या 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP बना, जिसे हम लोग ऊर्जा भी कहते हैं। इस प्रकार जंतु जनन तथा अन्य क्रिया करने में समर्थ हुआ और पौधे एवं जंतु के बीच एक संतुलन स्थापित हुआ। इस प्रकार से आज का दूसरा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई समस्या हो समझने में या फिर कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें लिख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, आपको इसका तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।